हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम यू आर माई सीक्रेट है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शाइनिंग दिखाई जाती है जो ब्लाइंड डेट के लिए आती है और उसको उसका नंबर 35 मिल जाता है जो छोटा सा टेडी बियर होता है। तो उसे बताया जाता है कि अगर आपको यहाँ पर कोई लड़का पसंद आ जाता है आपकी ब्लाइंड डेट के लिए और आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हो तो आपको बड़े वाला टेडी बियर मिल जाएगा। अब ये भी बात सुनने के बाद अंदर आकर देखने लगती है कि ब्लाइंड डेट के लिए तो काफी लोग आकर बैठे हुए और एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, पर इसे यही होता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर भी कोई नहीं मिलने वाला और मेरी एज भी 27 हो चुकी है। अभी मेरी जिंदगी के दो ही मकसद है, एक तो करियर में बहुत कामयाब होना और दूसरा मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। वैसे एक एम्प्लॉय आकर से पूछती है कि आपका नंबर क्या है, तो ये अपना नंबर 36 बताती और इसको एक जगह पर बिठा दिया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के इससे बात करने के लिए आते हैं पर कोई भी इसे पसंद नहीं आ रहा होता। उनकी बातें भी बस इसे ऐसी लग रही होती है। और वैसे वहाँ पर हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जो ब्लाइंड डेट के लिए आया था। अब उसको टेडी बियर का नंबर 35 दिया जाता है। अब ये भी नंबर लेने के बाद जैसे अंदर पहुँचता है वैसे ही शाइनिंग तो बैठ कर थक चुकी थी, वो तो वहाँ से चली जाती और उसको जाते हुए योहांग ने देख लिया था। अब ये भी उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है और देखता है कि उसका नंबर 36 था और मेरा नंबर 35 है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे बट किस्मत ने अभी कुछ और ही सोचा हुआ था। अब इसे यहाँ पर बैठे हुए भी काफी टाइम गुजर चुका था, कोई भी अभी तक इससे बात करने के लिए नहीं आई थी और इसे पता था कि मेरे पिछले वाले टेबल पर शाइनिंग भी बैठी हुई है और उसके पास कोई लड़का भी आया हुआ था ब्लाइंड डेट वाला। अब उसका नंबर चेंज हो गया था और इसके पास भी ब्लाइंड डेट के लिए लड़की आ जाती जैसे कि उठकर जाने लगता है। अब वो लड़की जब इसके बारे में पूछती है तो ये उसे बताता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ। अब ये बात सुनते ही इसके भी कान खड़े हो जाते हैं कि क्या ये बैंक में काम करता। उसकी सारी बातों को सुन रही होती और कहने लगती है कि कितना परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए ये दोनों, क्योंकि लड़की की भी जॉब काफी अच्छी होती है, वो भी अब्रॉड वगैरह घूमती रहती है और ये भी अभी कुछ टाइम पहले चाइना वापस आया था। ये देखने की ट्राई तो करी होती है कि वो लड़का कौन है बट देख नहीं पाती। अब शाइनिंग तो बैठ कर थक चुकी थी इसलिए उठकर वहाँ से चली जाती और ये उसको जाते हुए देख रहा था। वैसे दिखाया जाता है कि शाइनिंग जब बाहर आकर बेंच पे बैठी हुई थी वहीं पर योहांग भी पहुंच जाता है इतना बड़ा टेडी बियर लेकर। अब वो तो खड़े होकर शाइनिंग को देखने लगता और शाइनिंग भी उसे देखने लगती है। तो वो कहता है कि काफी टाइम बाद मिले हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों हाई स्कूल में साथ में थे। शाइनिंग तो काफी मुश्किल से पहचानती है कि यू, तो वो कहता है कि हाँ मैं योहांग हूँ। अब दोनों साथ में बैठकर खाने लगते हैं और योहांग ने अपना टेडी बियर शाइनिंग को दे दिया था। शाइनिंग भी उससे पूछने लगती है कि इतने साल तुम कहाँ पढ़ते हो और अब क्या काम कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और बैंक में मेरी जॉब क्या है। तो वो कहती है कि अगर मुझे बैंक में कोई इशू होता है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो कहता है कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट इशू होता है तो मैं हेल्प ही ना कर पाऊँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं ज्यादा गलतियाँ नहीं करती और अगर कर भी दो तो वो गलती इतनी बड़ी भी नहीं होगी। तो ये उसकी वही चैट ही मांग लेती। होयंग भी काफी शौक होकर देख रहा होता है कि उसने उसकी वही चैट मांग ली तो फौरन से उसे अपनी वही चैट दे देता है और दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं और शाइनिंग भी उसको पैसे भेज देती। तो वो कहने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने हाफ पैसे क्यों किए। तो वो कहती है कि ब्लाइंड डेट पर आओ तो आपको इक्वली पैसे शेयर करने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और उसने इसी वजह से तो उससे उसकी वही चैट ली थी। अब इसके बाद शाइनिंग को वेगी की कॉल आती है जिससे पूछने लगती है कि ब्लाइंड डेट पर क्या बना। तो वो कहती है कि मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। तो वो कहती है कि इतने ज्यादा 100+ लड़के तो तुम्हें एक भी लड़का पसंद नहीं आया। तो वो कहती है कि हाँ नहीं आया। और वैसे उसकी कॉल कट कर देती है और दिखाया जाता है कि ये तो वापस घर होयंग के साथ ही जा रही होती है और साथ में अपनी फ्रेंड से मैसेज पर भी बात कर रही थी और वो इसको वॉइस नोट भेज रही थी जिससे कह रही होती है कि तुम एक तो ब्लाइंड डेट पर गई और वहाँ पर भी तुम्हें हाई स्कूल का लड़का मिल गया और उसके साथ ही घर वापस जा रही हो। तुम्हें अपनी बेकार सी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेकर जानी चाहिए थी ना जो खराब हो गई और उसे भी कार में रखकर उसी की लेकर जा रही हो। अपनी दोस्त की बातों के बाद वो योहांग से कहने लगती है कि मैं खुद चली जाती, तुम्हें मुझे इस तरह छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो वह कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। वैसे ही ब्रेक की वजह से इसका मोबाइल नीचे गिर जाता और वही का वॉइस नोट चल जाता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए और अपने पास से नहीं जाने देना चाहिए। अब ये तो काफी एम्बेरस हो रही होती और योहांग ने भी ये बात सुन ली थी। वो पहले तो इसे कुछ नहीं बोलता, ये भी अपना मोबाइल पकड़ लेती। तो वो कहने लगता है कि फिर तुम्हारा क्या इरादा है, मुझे पकड़ कर रखने का या छोड़ देने का। ये तो इस बात के बाद कुछ बोल ही नहीं पाती और घर पर आने के बाद वापिस से वेगी से ही वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वेगी उसे याद करवाती है कि क्लासमेट की शादी ना वहाँ पर तुम जाओगी ना उसकी प्री वेडिंग पर, तो वहाँ शायद तुम्हें तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी मिल सकता है जिसके पास आई थिंक अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, बट तुम अगर अपने साथ अपना बॉयफ्रेंड लेकर जाती तो अच्छा होता, पर तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इतने टाइम में तुम एक बॉयफ्रेंड भी ना बना पाई, अब क्या तुम खाली हाथ जाओगे। वैसे ही शाइनिंग के मॉम डैड उसके रूम में आने लगते हैं पर जैसे ही शाइनिंग को देखते हैं वैसे ही वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर जल्दी से वो वेगी की कॉल कट करती और अपने मॉम डैड के पास आकर बैठ जाती। दोनों मॉम डैड उसके गेम खेल रहे होते हैं तो ये उनसे मोबाइल पकड़ कर रखते हो, कहती है कि बस कर दे, यहाँ बच्ची गेम नहीं खेल रहे बल्कि माँ बाप गेम खेल रहे हैं। आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ करना होगा, मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढे, मुझे नहीं पता जहाँ से मर्जी ढूंढे, कोई भी ब्लाइंड डेट वगैरह मेरे साथ सेट करवाएं। अब उसके मॉम डैड तो सोच में डले होते और वैसे उसकी मॉम कहती है कि मैं एक टीचर को जानती हूँ जिसका नेफ्यू अभी अभी चाइना में आया है, तो शायद तुम्हारी उसके साथ बात बन सकती है। तो जैसे ही मुझे चांस मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगी, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है। तो वो कहती है कि चले ठीक है मामा, आप मुझे उसकी वही चैट दे दे। उसकी मॉम भी उसका वही चैट शेयर कर देती है। अब जब ये अपनी वही चैट ओपन करके देख ही रही होती है तभी इसकी मॉम इसके डैड को इशारा कर देती है
कि अब तो हमें यहाँ से भागना चाहिए और दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। पर शाओनिंग देखती है कि ये वही चट किसी और की नहीं थी बल्कि यूहंग की थी। देखते साथ ही कहने लगती है कि हैंडसम तो है पर मैं क्या करूँ। तो अपनी मॉम से कहने वाली होती है कि मुझे कोई और लड़का ढूंढ कर दे, पर देखती है कि मॉम डैड में से कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ था उसके पास। और वैसे नेक्स्ट दिखा जाता है कि शाओनिंग भागते हुए बैंक काम पर आती क्योंकि वो भी बैंक की जॉब करती होती है। पहले तो आकर अम्ब्रेला को क्लोज करती और वैसे ही डोर ओपन कर रही होती है पर इससे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता। यूहंग ने भी इसे देख लिया था, वो इसके लिए डोर ओपन करता और ये जल्दी से थैंक्स करके वहाँ से चली जाती। वो तो देखती भी नहीं है कि इसके लिए डोर ओपन किसने किया है और यूहंग भी इसे नहीं बुलाता। ये अपनी ड्यूटी पर आ जाती और लोगों को गाइड कर रही होती है कि आपने किस साइड को जाना है। और वैसे हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ची देखने लगते हैं कि वाइस जनरल मीटिंग की लिस्ट में यूहंग का भी नेम होता है। देखकर कहने लगते हैं कि आज तो वाइस जनरल की मीटिंग है तो यूहंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो दूसरे वाला कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों आया है। अब बाकी जो लोग मीटिंग वाले रह जाते हैं वो आते तो है पर उनके साथ साथ यूहंग भी आता है। अब ये तो यूहंग को देखने लगता है और यूहंग भी अपनी आकर जगह पर बैठ गया था। अब मीटिंग में लोन को लेकर बात चली रही होती है बट यूहंग का एक क्वेश्चन होता है पर वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा होता। यूहंग कहता है कि कोई इशू नहीं है, अगर तुमने प्रिपेयर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें अपना प्रिपेयर किया हुआ काम दिखा देता हूँ। ये कहते हुए स्क्रीन पर उसके सारे काले काम को दिखा देता है कि ज्यादातर लोन तो इस बैंक से तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह ने लिया हुआ है और तुम एक कंपनी को नुकसान दे रहे हो। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इसे ये सब कैसे पता लगा और वो अभी भी कंपनी को लोन दिलवाकर नुकसान ही करवाना चाहता था। पर यूहंग ने ऐसा होने से बचा लिया। और इधर शाओनिंग जो अपना बैठ कर रेस्ट कर रही होती और अपनी फ्रेंड के साथ बातें भी कर रही थी, उसे कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि 3 साल बाद आज तुम फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाओगी। तो वह कहती है कि मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय बनना है, मैं 3 सालों से काम कर रही हूँ इस कंपनी के लिए, अब तो मेरा हक बनता है ना कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय बनूं। वो कहती है कि अच्छी बात है अगर तुम बन जाओ। अब मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर बताना होता है कि 3 लड़कियां कौन कौन फुल टाइम एम्प्लॉय बनने वाली हैं। इसकी फ्रेंड कहती है कि जब मैं अभी ऑफिस में गई थी ना वहाँ पर मैंने तुम्हारी फुल टाइम लिस्ट में नेम देखा था, मुझे लगता है कि तुम ही बनोगी। वो भी काफी खुश हो रही होती है और वैसे ही सर आ जाते जो आकर पहले तो 2 लड़कियों का नेम लेते हैं जिसमें एक थोड़ी तेज सी लड़की भी होती है जो अपने नेम सुनने पर काफी खुश हो रही थी। बट जब तीसरी लड़की का नेम बताया जाता है तो वो किसी और का नेम होता है, उसमें शाओनिंग का नेम नहीं होता। ये सुनते ही शाओनिंग का तो मुंह इधर जाता है कि ये क्या हुआ। और वैसे मीटिंग एंड हो जाती तो ये भी उनके ऑफिस में पहुंच जाती और जाकर कहने लगती है कि फुल टाइम एम्प्लॉय की लिस्ट में मेरा नेम क्यों नहीं है। तो कहने लगता है कि तुम 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हो फिर भी ये क्वेश्चन करोगी। तो वो कहती है कि हाँ इसीलिए तो कर रही हूँ क्योंकि मैं 3 सालों से बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, कभी भी काम के लिए लेट नहीं हुई और हमेशा मैंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे यहाँ तक के 3 सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं, तो आपने मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय क्यों नहीं बनाया। पर वैसे इसे याद आता है कि उसने उसी लड़की को इस मैनेजर के साथ भी देखा था, इसी वजह से वो आज फुल टाइम एम्प्लॉय बनकर बैठी हुई है और ये रह गई, उसने इसकी जगह ही ले ली। पहले तो ये ऑफिस से आने के बाद काफी बैठ कर रोती और फिर अपना नेम बैच भी वहीं पर छोड़कर चली जाती है क्योंकि इसने सोच लिया था कि अब वो जॉब से रिजाइन दे देगी क्योंकि जब वो यहाँ पर कुछ बन ही नहीं सकती तो क्या फायदा इसी जॉब करने का। घर पर भी जाकर काफी रो रही होती है कि उसने कितनी मेहनत की थी इस जॉब में बट उसे क्या मिला। अब नेक्स्ट डे आता तो ये रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद उसकी एक पर्सन से बात होती है जो उसे हर किसी के बारे में बता रहा होता है। और एक तो मिस्टर जियांग का बताता है कि वो काफी अच्छे और दूसरी लड़की जिंग का बताने लगते हैं कि वो किस तरह के कैरेक्टर की लड़की है, वो पंतास किस्म की है और यहाँ की डायरेक्टर भी है। इतने टाइम में जिंग की भी एंट्री हो जाती है जो उसके पास तो आती है बट इसे आकर इसका काम वगैरह पूछने लगती है जो अभी तक इसने काम नहीं किया था। वो तो बस वहाँ से भागने की करता है पर जिंग भी उसको बातों में काफी ज्यादा बातें भी कर देती क्योंकि जो भी बातें उसने उसके बारे में फैलाई हुई थी वो सब जिंग के पास भी पहुंच चुकी थी कि वो इसके पीछे से लोगों को क्या कहता है कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। अब वो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता और जिंग तो शायद समझती है कि ये लोन लेने वाली है तो उसको इंटरेस्ट का बताने लगती है। तो वह कहती है कि हाँ इतना इंटरेस्ट डलता है ना, तो वह कहती है कि हाँ मेरे साथ आओ। पर शाओनिंग उसे रोका कहती है कि मैं तो यहाँ पर रिजाइन करने के लिए आई हूँ। ये बात सुनने के बाद भी वो उसे कहती है कि ठीक है मेरे साथ आओ ऑफिस में। अब ये तो उससे अपना काम करवा रही होती और एक एम्प्लॉय शाइनिंग को देखकर जिंग के पास आता और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छे से काम करी, तुम्हें लगता है कि इसको इतनी आसानी से जाने देना चाहिए। तो कहने लगती है कि मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ये भी जो कुछ पेपर्स वगैरह इकट्ठे करी तो इसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया था। मिस जिंग से आकर कहती है कि आपने जो मुझे काम दिया था मैंने काम कंप्लीट कर लिया कि अब आप फ्री हैं, क्या हम रिजाइन पर बात कर सकते हैं। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ये नहीं पता कि सेपरेट एप्लीकेशन भी अप्लाई करनी होती, क्या तुमने रिजाइन के लिए अप्लाई किया था। तो वो कहने लगती है कि किसी ने भी मुझे ये बात नहीं बताई थी। अभी पूछने लगती कि क्या यहाँ पर तुम्हें कोई बुली करता। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहती है कि फिर तुम यहाँ से रिजाइन क्यों करना चाहती हो। तो वो बोल देती है कि मैं फेयर कंपटीशन चाहती हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पर, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो भी इसकी गलती से बताने लगती है जो वो काम करके आई थी और साथ में अपनी मिसाल दे देकर भी इसे समझाने लगती है कि मैं कितने बजे उठ जाया करती थी और तुम ये सोच लो कि तुम जाने को कंप्लेन कर रही हो या रूस को लेकर कंप्लेन कर रही हो। उनकी ये बात सुनने के बाद कहने लगती है कि पहले मैं अपनी इस गलती को ठीक करना चाहती हूँ और फिर आकर इस बारे में बताती हूँ। ये कहकर वापिस से सब पेपर्स उठाकर ले जाती है और इधर यूहंग दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। वैसे उसे वेडिंग इन्विटेशन आता है क्योंकि आखिर ये भी क्लासमेट था तो क्लासमेट की तरफ से इसे वेडिंग कार्ड तो पहुंच गया था। वैसे ही फ्रेंड की कॉल भी आ जाती है जो कहने लगता है कि क्या तुम मेरी शादी पर आओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारी प्री वेडिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक, तो मुझे नहीं
लगता है कि मैं तुम्हारी प्री वेडिंग पर आ पाऊंगा। तो वो कहता है कि क्या बात हुई, जब भी कोई भी रीयूनियन पार्टी वगैरह होती थी तब भी तुम नहीं आते, तो तुम्हें इस बार आना होगा, वहाँ पर सभी क्लासमेट्स भी होंगे तो तुम उनसे भी मिल लेना। ये बात सुनने के बाद वो उसे हाँ कर देता है और इधर शानिंग दिखाई जाती है जो वे के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी और वे उससे पूछने लगती है कि क्या तुम प्री वेडिंग पर जाने वाली हो। तो वह कहती है कि हाँ, मैं जाहिर सी बात है जाऊंगी, मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो वह कहती है कि ठीक है चली जाना, पर मैंने सुना है कि सीजी मींस एक्स बॉयफ्रेंड वापिस आ गया है तो वो भी वहाँ पर होगा, क्या तुम उसका सामना कर लोगी। और मैंने ये भी सुना है कि वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोचता रहता है और तुम्हें याद करता रहता है, शायद वो वापिस से तुम्हारे साथ होना चाहेगा। तो क्या तुम तो उसे लाइक नहीं करती हो या अभी भी उससे प्यार करती हो। पर शानिंग इस बात से कुछ भी नहीं बोलती। उसको अपनी बर्थडे पार्टी का सीन याद आता है जब उसे सोच लिया था कि वो सीजिंग को प्रपोज कर देगी, बट इतने टाइम में सीजिंग की कॉल आ जाती जो उसे कहता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे 1 साल तक यहाँ पर रुकना होगा अपनी जॉब को कंफर्म करने के लिए। वैसे सब इसकी दोस्तें वगैरह आ जाती हैं जो इसके लिए बर्थडे केक लेकर आ रही होती है और साथ में बर्थडे सॉन्ग सिंग करते हुए आ रही होती हैं। ये खुश तो होती है पर सीजिंग के ना आने की वजह से उदास भी होती है और इसी बात की वजह से शानिंग ने 7 साल के रिलेशन को छोड़ दिया। अब प्री वेडिंग डे आ जाता है जहाँ पर योहंग तो पहुंच गया था और उसका फ्रेंड उसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो मुझे टक्कर का मुकाबला दे रहे हो। अभी बात चली रही होती है तो वहीं पर सीजिंग भी आ जाता तो उसका फ्रेंड योहंग के साथ सीजिंग का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि ये कौन है, अभी अभी ये वापिस आया और डॉक्टर है। योहंग तक कहता है कि मैं तुमसे पहले भी मिला हुआ। तो वो कहता है कि क्या सच में। वैसे ही वहाँ पर शानिंग आ जाती है जो काफी प्यारी लग रही होती है, सब लोग उसे देखने लग जाते और यहाँ तक कि ग्रूम भी अपनी ब्राइड को बताने लगता है कि ये हमारी आज के फंक्शन की सेकंड हीरोइन है। योहंग साथ में शानिंग को देख रहा होता है और उनकी बातों को भी सुन रहा होता है। शानिंग भी देख रही होती है कि योहंग भी यहाँ पर आया हुआ है और फिर पीछे से सीजिंग की बातों को भी सुन लेता जो से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी स्पेशल फंक्शन को खराब तो नहीं करना चाहता, बट शानिंग से सॉरी करना चाहता हूँ, उसको वापिस से अपनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो भी इसको इस चीज की परमिशन दे देता है। अब ऐसे ही ये बुके लेकर शानिंग के पास पहुंच जाता है और शानिंग से सॉरी करता है, पर शानिंग कहीं लगती है कि पहले क्या तुमने मुझे कम बेइज्जत किया हुआ है जो यहाँ पर भी मेरा दिन खराब करने के लिए आ गए हो ताकि मैं यहाँ पर भी ना रह पाऊँ। चुप करके अपने फूलों को साइड में कर लो, मुझे यहाँ पर एम्बेरस करने की जरूरत नहीं है। पर वो तो उसे सॉरी करने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज हमारी रिलेशनशिप को ऐसे एंड ना करो। और बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि माफ कर दो माफ कर दो। फिर दोस्तें कहने लगती है कि हम ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये उसकी लाइफ है, उसे सोचना चाहिए कि वो माफ करना चाहती है नहीं करना चाहती। पर जो सीजिंग ने उसके साथ किया था मुझे नहीं लगता कि वो माफ करेगी। अब देखते हैं कि वो क्या करने वाली है। शानिंग उसे अभी भी कह रही होती है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है, तो तुम्हें भी इस चीज को भुला देना चाहिए। वैसे योहंग एक फ्लावर पीछे से निकालता है डेकोरेशन में से और लेकर जाने लगता है, पर उसका फ्रेंड उसे रोकते हुए कहता है कि अभी उसका कन्फेस खत्म नहीं हुआ। पर फिर भी योहंग उसकी बात से भी नहीं रुकता और सीजिंग के पास पहुंच जाता है, उसका हाथ पीछे करते हुए। अभी कुछ बोलता तो नहीं है, पर बाकी लोग कहने लगते हैं कि योहंग वहाँ पर क्या कर रहा है और वो क्या करने वाला है। सीजिंग उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो भी फ्लावर शानिंग की तरफ करते हुए कहने लगता है कि तुमने बोला था ना कि तुम्हें ये फ्लावर अच्छा लगा है, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जबकि ब्राइड और ग्रूम कहने लगते हैं कि ये फ्लावर तो हमारी डेकोरेशन में से लेकर गया है ना, तो ये लेकर कब आया। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है चलो देखते हैं। शानिंग भी उसके फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि तुम देख रहे हो ना, अब मैंने फ्लावर ले लिया है तो तुम्हारे वाले फ्लावर्स मैं नहीं ले सकती, तो तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो भी चुप करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद शानिंग योहंग को थैंक्स कहने लगती है और जल्दी से उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे हक करती है क्योंकि वो शानिंग के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थी। योहंग उसे वापस घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम उसे भुला पाओ। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ब्लाइंड डेट पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी उससे भी ज्यादा अच्छा इंसान चाहिए और इसीलिए मैं अब ब्लाइंड डेट्स पर जाना कंटिन्यू रखूंगी। ये सुनते ही उसे हो जाता है कि ये फिर से ब्लाइंड डेट्स पर जाएगी और योहंग तो उसे लाइक भी करता था। तो कहने लगता है कि अगर तुम्हें स्टेबल मैरिज रिलेशनशिप चाहिए तो मेरा मतलब ये कहकर कार को साइड में रोक लेता और उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही वो शौक हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। पर उससे पहले एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि योहंग जब हाई स्कूल में होता है तो उसने पहली बार वहाँ पर शानिंग को देखा था, पर शानिंग उसे जानती नहीं थी। वो पानी पी रही होती, जैसे ही वो पानी पी लेती तो इससे क्या कर जाती है कि अब तुम्हारी बारी है, ये कहकर वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ये भी पानी पीने लगता है। वैसे ही हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शानिंग काम के लिए बैंक में आती है। वैसे ही उसे लिफ्ट में योहंग नजर आ जाता है। योहंग को देखते ही लिफ्ट में तो आ जाती है, बट उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही होती। उसे देखते उसे वो वाली बात याद आती जिसमें होयंग ने उसे शादी के लिए पूछा था और ये तो उस टाइम भी आंसर नहीं दे पाई थी और अभी भी इसने कुछ नहीं सोचा था कि वो क्या कहेगी। अब योहंग भी लिफ्ट में इसकी तरफ आने लगता है, पर वैसे ही लाइट भी चल जाती है और साथ में लिफ्ट भी बंद हो जाती है। ये देखते ही वो जल्दी से सब बटन दबा देता है और दूसरी साइड से ये भी सभी बटन दबा देते और फिर इनकी बात होती और योहंग बताता है कि हम लिफ्ट में अटक गए हैं, या तो पावर कट गई है या लिफ्ट का कोई इशू है। तो वो कहते हैं कि बस अभी हम देखकर बताते हैं, जो भी इशू है वो अभी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद योहंग शानिंग से कहता है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमने घबराना नहीं। तो वो भी चुप करके वेट करने लगती है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने सोचा। तो वो कहने लगती है कि नहीं अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ये कहकर मुंह नीचे कर लेती है और वैसे लिफ्ट वापस से चलने लगती है और ये अपने मोबाइल की लाइट ऑफ कर रही होती है। तो योहंग उसे कहता है
है कि मैंने तुमसे ये बात नहीं पूछी थी, बल्कि मैंने तुमसे लंच का पूछा था, तो क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? तो वह कहती है कि नहीं, आज मुझे काफी काम है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे फ्री होने का वेट करना होगा। तो वह कहता है कि ठीक है, और जैसे उसका फ्लोर आता है वो तो चली जाती है और ये भी उसके पीछे से चला जाता है। और शॉनिंग जैसे ही काम पर पहुंचती है तो जिंग उसको अपने ऑफिस में ले जाती है। बाकी लड़कियां बात करने लगते हैं कि अभी से यहाँ पर आए कुछ ही दिनों में और मुझे लगता है कि ये निकलने की तैयारियों में है। अब जिंग जैसे ही उसको मीटिंग रूम में लेकर जाती है, वहाँ पर जाकर ज़ाओकाई के बारे में बताती है कि वो भाग चुका है, अब सारा ब्लेम तुम पर आ गया है, तुम क्या उसको बिल डिस्काउंट दिलवाती रहे हो? तो वो कहती है कि हाँ, बट जैसा आप समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि खुद ही फाइल्स देख लो, इसमें कैसे 2 नंबर काम हुए हैं, तो सेकंड मैनेजर तो तुम हो, तो तुमसे तो ये सब होकर गुजरता होगा, पर उसे तो इस बात का कुछ भी पता नहीं होता। अब अगर ये प्रूफ नहीं करके दिखाती कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसकी जॉब भी जा सकती थी। तो वो कहती है कि मैं ब्लेम तो ले सकती हूँ, बट मैं अपनी इनोसेंस को प्रूफ करके दिखाऊंगी। ये कहकर वो तो चली जाती है, पर दूसरे वाला मैनेजर आ जाता है जो आकर इससे बात वगैरह करने लगता है और ये भी काफी एटीट्यूड से उसकी बातों का अनसेरी होती और फिर कहने लगती है कि हमें काम से प्यार होना चाहिए। वो भी उसके दिल को तोड़ देता और कहने लगता है कि मिस्टर जियांग तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, मैं तो इसलिए यहाँ पर आया था। ये कहकर चला जाता है। ये भी सोचने लगते है कि मिस्टर जियांग मुझे क्यों बुला रहे हैं। और योहांग दिखाया जाता है जो आता है तो उसे उसका दूसरा फ्रेंड एम्प्लॉय बताने लगता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। ज़ाओकाई खुद तो भाग गया, पर एक छोटी सी लड़की पर ब्लेम आ रहा है, उसका नाम तो नहीं पता, पर कुछ टाइम में उसे भी हम देख ही लेंगे। शॉनिंग भी खड़े होकर ये सारी बात सुनी होती क्योंकि वो दूसरी लिफ्ट के वेट में होती है और योहांग को तो पता भी नहीं होता कि वो उसके पीछे भी खड़ी हुई थी। और योहांग भी कहने लगता है कि फीलिंग्स को लेकर कभी भी इस तरह के काम नहीं किए जाते। अब देखते हैं कि असल रीजन क्या होगी। शॉनिंग जो बैठ कर अपना काम कर रही होती है तो एम्प्लॉय फ्रेंड उसके पास आते और पूछने लगते हैं कि जैसे सब लोग कह रहे हैं वैसा ही है क्या? तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वह कहती है कि मैंने बोला था कि शॉनिंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। और कहने लगती है कि ज़ाओकाई से मुझे याद आया कि उसने मुझे भी अभी तक मेरे $500 वापस नहीं किए, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो प्लीज उसे ये बात मेरी याद करवा देना। तो वह कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो भी ऑफ करके चली जाती है। अब उसके जाने के बाद भी ये बैठकर काम कर रही होती क्योंकि इसे हर एक एविडेंस ढूंढना होता है, जो भी चीज उसकी इनोसेंस को प्रूव कर सकती थी। अब इसे कॉफी का होता है कि मुझे कॉफी पीनी चाहिए, बट जब कॉफी पीने के लिए कॉफी मशीन के पास आती है तो वो चल नहीं रही होती। तो जब उसका स्विच देखते हैं तो वो उतरा हुआ था। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो कॉफी आप इस टाइम पर नहीं पी सकती, इसलिए अब वापस जाने का सोच लेती है। पर इस टाइम पर कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिल रही होती और बारिश भी काफी तेज होती है, पर अपना अम्ब्रेला लेकर जाने लगी थी। और सब लोगों की उसको कड़वी बातें याद आ रही होती है कि किस तरह लोग अपनी पावर का यूज करके किसी की जगह ले लेते और दूसरे लोग कहते हैं कि कंपनी में कभी भी कोई भी चीज फेयर से नहीं चलती और ना यहाँ पर कोई इंसाफ होता है, अगर इंसाफ लेना तो जाओ कोर्ट के पास। ये बात इसको मिस जिंग ने बोली थी। अभी अपनी मॉम को कॉल करने लगती है, बट मॉम भी आगे से कॉल नहीं अटेंड करती। अभी से तो और भी ज्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि अम्ब्रेला भी इसके हाथ से गिर गई थी और ये भी रोते हुए नीचे बैठ जाती है। बारिश में भीगी रही होती है। वैसे ही इसके पास योहांग आ जाता है तो ये भी योहांग को देखने लगती है। अब योहांग भी इसको अपने साथ ले आया था और ये उसकी कार की डिक्की में बैठी हुई थी। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कह देती है कि चलो शादी कर लेते हैं। तो वो कहता है कि क्या? तो कहती है कि कुछ भी नहीं। फौरन से अपनी बात से मुकर जाती है और फिर इसको कॉफी के लिए भी थैंक्स कहने लगती है कि काफी अच्छी कॉफी है। अब वो इसे कंफर्ट करना चाह रहा होता है तो वो जो बात बोलता है वो कहने लगती है कि ये बात तो काफी ओल्ड फैशन हो चुकी है और फिर अपने मसलों के बारे में बताते हैं कि मैं तो फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं बनी, 3 सालों से लॉबी में काम कर रही थी, फिर भी मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बनाया। अब मैं अपने पार्ट 1 पर काम कर रही हूँ और फनी बात ये कि मेरा काम भी कंप्लीट होने वाला और मैं अब शायद जॉब से भी जाने वाली हूँ। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा मसला सॉल्व नहीं हो सकता? तो वह कहते हैं कि मैं जिस मसले में फंसी हुई हूँ ना उसके लिए मैं कुछ ना कुछ एविडेंस ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप सबकी नजर में सस्पिशियस लड़की हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो वह कहती है कि नहीं, तुम दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हो तो मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती। तो वह कहता है कि चलो ठीक है, वैसे ये हमारी प्राइवेट में बात थी। तो वह कहती है कि नहीं, काम काम होता है। ये कहने के बाद उसके साथ कॉफी पीने लगती। अब नेक्स्ट डे आ जाता और ये अपनी एविडेंस वगैरह जो भी इसने कलेक्ट किए थे उन्हें कॉपी करके ले जाती है और जैसे अंदर जाती है उन्हीं लोगों में योहांग भी बैठा हुआ था। इससे तो पता होता है कि योहांग वहाँ पर होगा, इसलिए उसे देखकर शौक नहीं होती और अपने आप से कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। जब वो लोग बैठने को बोलते हैं तो ये आकर उनके सामने बैठ भी जाती। अब इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते, ये बहुत ही अच्छे से आंसर दे रही होती, यहाँ तक कि अपनी और ज़ाओकाई की चैट भी दिखा देती है कि आपको इसे पता लग जाएगा कि मैंने उसका साथ दिया या नहीं दिया, और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देती है कि देखिए मेरी बस इसमें पे है, अगर मैंने उससे पैसे लिए होते तो मेरे पास आते ना, पर मेरे पास तो अपनी पे के अलावा कोई भी पैसे नहीं आते। तो वो लोग ये सब देखने के बाद कहते हैं कि ठीक है, हम सोच कर बताएंगे कि हमने क्या करना है। ये बात सुनकर वो जैसे जाने लगते हैं तो योहांग रोकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी सबूत है? वो भी उसे एक और क्वेश्चन कर देता है। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता, थोड़ी नर्वस भी हो रही होती है, पर अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहने लगती है कि कोई तो मेरे पास एविडेंस होगा ना। अब सोचने लग जाती है। वैसे उसके माइंड में आता है कि ज़ाओकाई ने बोला था कि तुम मुझे ये फाइल भेज दो। तो वो कहती है कि नहीं, जब तक फाइल पर स्टैंप नहीं लगेगी मैं तब तक नहीं भेज सकती, ये हमारे रूल्स में है। तो इसी वजह से उसने वो फाइल स्टैंप लगवाने के लिए भेज दी थी और उसी चीज को याद करते हुए बताती है कि वो फाइल आप लोगों के पास अचीव में भी पड़ी होगी, अगर मैं उसको साथ
दे रही होती तो उस टाइम पर ना तो मैं पेपर को स्टैंप लगाने की बात करती और ना ही उसको ये बात बोलती। अब योहांग उसके इस एविडेंस से तो काफी इम्प्रेस था, तो कहता है कि बस मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस बात के बाद उसे वहाँ से भेज दिया जाता है और वैसे ही पता लगता है कि उसकी इनोसेंस प्रूव हो चुकी थी और इस चीज का सबूत उन्होंने खुद इसको स्टैंप लगा कर दिया था। सभी लोग इसके लिए क्लैप करते हैं और वैसे वहाँ से जिंग भी गुजरने लगती है। तो ये उसे रोककर कहती है कि मैंने अपनी इनोसेंस को प्रूव कर दिया। तो वो कहती है कि ठीक है, ज्यादा किसी भी चीज में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अपनी जगह पर जाकर वो बैठ गई थी। अब ये तो बैठकर मिस जिंग को देख रही होती और मिस जिंग भी जैसे इसकी तरफ देखती है तो दूसरी तरफ फेस करके स्माइल कर रही होती, क्योंकि उसे भी खुशी होती है कि इसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। अब शाओनिंग जब अपनी फ्रेंड के घर पर आती है तो वो इसके लिए इसकी फेवरेट ब्रांड की चीज लेकर आई होती। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तो वो कहती है कि मेरी फेस्ट फ्रेंड को जो भी कुछ पसंद होगा मैं उसके लिए वो सब लेकर आऊंगी, चाहे मुझे जितनी भी मुश्किल आ जाए। अगर चांद तारे भी चाहिए होंगे तो मैं वो भी ला सकती हूँ। और फिर इसके साथ बैठकर खाने पीने लगती और योहांग को लेकर इनमें बात हो रही होती है। तो वो कहने लगती है कि अगर योहांग इतना अच्छा है तो तुम्हें उसके बारे में सोच लेना चाहिए। सोजिंग को तो वैसे ही छोड़ दो, उसे तुम्हारी जॉब कॉल भी लेकर तो मैं बात की थी ना। तो वो कहती है कि हाँ उसने की तो थी। तो वो कहती है कि बस ठीक है, वो अपने आप को बहुत समझता है ना, तो तुम भी उसके सामने योहांग को ले आना। वो शादी को लेकर बात कर रही होती है कि शादी कर लेनी चाहिए, 90% कपल्स की शादी हुई है। तो इस तरह जब शादी की बातें कर रही होती तो उसकी फ्रेंड भी बोल ही देती है कि तुम इतनी शादी की बातें क्यों कर रही हो। तो वो भी उसे बता देती है कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। वो तो सुनती वो जो पी रही होती है वो भी हलक से नीचे नहीं जाता और पूछती है कि क्या सच में। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहने लगती है कि बस ठीक है, उससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ठीक तो रहते हो ना। तो वो कहती है कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। तो वो कहती है कि इसी वजह से, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हो। पर शाओनिंग कहती है कि क्या ये ठीक रहेगा। तो कहती है कि अपने तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने प्यार को चुनोगी या शादी को चुनोगी। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें शादी को चूज करना चाहिए। प्यार का कोई पता नहीं होता कि वो बाद में शादी भी करेगा या नहीं करेगा। तो उसकी बातों को सुनने के बाद शाओनिंग कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अब शाओनिंग जब काम पर आती है तो दूसरा मैनेजर पूछे लगता है कि तुम्हारा उस डिपार्टमेंट के किसी पर्सन के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो वो कहती है कि अगर कनेक्शन होता तो मैं अपनी जॉब को परमानेंट जॉब ना करवा लेती। तो कहता है कि हाँ ये भी बात है, तुमने तो मेरी बात को सीरियस ही ले लिया और क्या तुम जॉब को परमानेंट करवाना चाहती हो। ये कहते हुए उसके क्लोज हो ही रहा होता है। वैसे ही मिस जिंग आ जाती है जो आकर कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम कॉफी तो काफी अच्छी बनाते, क्या तुम मुझे कॉफी बना कर दोगे। तो वो अपनी कॉफी देने लगता है कि मैंने अभी से पिया नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा कप है, मुझे मेरे कप में बना दो। वो भी आगे से बोल देता है कि मैं भी मैनेजर हूँ, आप भी मैनेजर हो, अगर मैनेजर के लिए कॉफी बनाएगा क्या ये रूल से हटकर चीज नहीं हो जाएगी। तो वो कहती है कि वाओ तुम्हें तो रूल्स याद आ गए, बट तुम्हें यहाँ पर शाओनिंग से बात करते हुए रूल्स का याद नहीं आया कि वो मेरी असिस्टेंट है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, तुम अपने असिस्टेंट से बात करो ना। ये कहकर शाओनिंग को वहाँ से काम के लिए भेज देती है। उसके जाने के बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे खुद लड़ने जाती हो। तो वो कहती है कि हाँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब शाओनिंग जो हॉस्पिटल पहुंची होती है, क्योंकि मिस जिंग ने उसको एक पेशेंट के लिए भेजा था कि तुम्हें उसके लिए फ्लावर लेकर जाने चाहिए और जो भी फ्रूट वगैरह लेकर चाहते हो वो भी तुम्हें लेकर जाने चाहिए ताकि वो हमारे बैंक के बारे में सोचे। अभी ये बात हो ही रही होती है, वैसे ही उसे सामने योहांग जाते हुए नजर आ जाता है। उसे देखते ही उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वो तो आगे जाकर उसे घूम जाता है। बट ये एक रूम में आ जाती है जहाँ पर ऑलरेडी एक पेशेंट होती है। तो उसे देखकर कहने लगती है कि लगता है मैं गलत रूम में आ गई। जैसे जाने लगती है वैसे सामने से योहांग आ जाता है जो कहने लगता है कि शाओनिंग तुम यहाँ पर। जैसे शाओनिंग का नेम योहांग की मॉम सुनती तो कहने लगती है कि शाओनिंग तुम तो योहांग की गर्लफ्रेंड हो ना। अब ये भी शौक होकर योहांग की तरफ देखने लग जाते हो। योहांग भी अपनी मॉम के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर ने बोला है ना कि आप ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकती, तो आपको लेट जाना चाहिए। पर उसकी मॉम तो शाओनिंग को बुला रही होती है। अब शाओनिंग भी पहले तो शौक में होती और फिर उनके पास भी आ जाती और कहने लगती है कि सॉरी मैं आने में लेट हो गई। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो जल्दी से होयांग को लाए हुए चीज देने लगती है कि मैं ये आपके लिए लेकर आई, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब उसने फुल ड्रामा करना है। और उन्हें फ्लावर भी दे देती है जो योहांग की पकड़ कर नीचे रख लेता है। और योहांग की मॉम तो इसका हाथ पकड़ कर बैठी होती, इसके हाथ को नहीं छोड़ी होती और योहांग के बारे में बात करने लगती है कि ये अपनी बातें बहुत सी दिल में रखता है और इसने तुम्हारे लिए दिल खोला है। तो मैं तो ये सोची हूँ कि तुम दोनों कितने क्यूट लगोगे जब तुम दोनों की शादी होगी। और उन्हें तो शाओनिंग की बातें भी बहुत अच्छी लग रही होती है और शाओनिंग भी उन्हें बहुत पसंद आ गई थी। वैसे उनकी तबीयत खराब हो जाती और होयांग अपनी मॉम को लिटाने लगता है और डॉक्टर्स भी इतने टाइम में आ जाते हैं जो उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देते और अपने पेशेंट को चेक करने लगता है। दोनों भाई खड़े होकर डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते तो वो बताता है कि उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, अभी तो वो सोई हुई है, पर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कहने लगता है कि लास्ट चांस क्यों ना हो, मैं तब भी उन्हें बचाने की कोशिश करता रहूंगा। अब डॉक्टर तो ये बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। शाओनिंग जो वेट में होती है कि होयांग उसे बताएगा कि उसकी मॉम को क्या इशू है। जैसे ही होयांग उसकी तरफ देखता है तो बता देता है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और कुछ ही टाइम हुआ है वो हॉस्पिटल में होती है और प्लीज उनके सामने अपना वाला राज ना खोलना। तो कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि वो तो मुझे काफी अच्छे से जानती। तो वो कहता है कि नहीं, जब मैंने तुम्हें इतने टाइम बाद देखा था तो उनके सामने आकर नेम लिया था, बस इसी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। शाओनिंग को तो इस बात पर भी गुस्सा नहीं आता। वैसे उसे कॉल आ जाती है तो वो कॉल अटेंड करके कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। योहांग उसे कहने लगता है कि क्या यहाँ पर तुम किसी काम
काम से आई थी। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ। पर वो कहने लगती है कि आंटी कहते हैं कि कुछ नहीं होता, उन्हें मैं बता दूंगा कि तुम्हें काम आ गया था। ये सुनते ही वो वहाँ से चली जाती और योंग भी अपनी मॉम के पास आ जाता है। उसकी मॉम को भी होश आ गई थी और कहने लगती है कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास आई थी और उसने मुझे इस हालत में तो देखा, पर साथ में मेरे लिए परेशान भी हो गई होगी ना। तो योंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और अभी उसे काम आ गया था इसलिए वो चली गई। पर मैंने उसे बोला कि मॉम 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी और हम तुम्हारे लिए अपनी पसंद का एक गिफ्ट लेकर आएंगे। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। ये सुनकर तो उसकी मॉम भी खुश हो जाती है कि क्या वो सच में खुश हुई थी। तो होयंग भी अपनी मॉम को खुश करने के लिए ऐसे झूठ बोल दिया करता था और कहने लगता है कि जल्दी से आप ठीक हो जाओ, फिर हमने उसके लिए गिफ्ट भी तो लेने जाना है ना। योहांग जो हॉस्पिटल से जब बाहर आ रहा होता है तो देखता है कि अभी तक शॉनिंग वहीं पर होती है। तो उसको बाइक खड़े देखकर उसके पास जाता, पूछता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो। पर वो तो जैसे इसे देखती रह जाती है और फिर उसको अपने साथ खिलाने के लिए ले आती है, जबकि योहांग ने तो वो स्ट्रीट ही पहली बार देखी थी और उसके साथ खा तो रहा होता है। पर कहने लगता है कि ये खाना इतना भी मजे का नहीं है। दोनों साथ में काफी खाते पीते और इसी तरह रात हो जाती है और फिर वो उसको एक ग्राउंड में ले आई थी जहाँ पर योहांग पहुँचने के बाद कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो वह कहते हैं कि इस कॉलेज लाइफ को याद करो जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं होती थी, ना ही कोई बोझ होता था, बल्कि हम अपनी लाइफ बहुत ही मजे से गुजार रहे थे और ना ही फेलियर वाली कोई फीलिंग थी। तो कहने लगता है कि 27 की एज में अगर शादी नहीं हुई तो इसमें फेलियर वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो वो कहने लगती है कि मैंने शादी को लेकर सोचा तो है, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। चाहे तुम आंटी के कहने पर शादी करना चाहते हो, पर तुम्हारे आसपास और भी तो लड़कियां होंगी ना, पर फिर भी तुमने मुझे शादी के लिए क्यों बोला। तो कहने लगता है कि इंसान को अपना फ्रेश माइंड चाहिए होता है। मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो मेरे दिमाग को सुकून रहेगा, तो मैं किसी और को चूज क्यों करता। तो वो इसकी बात से सेटिस्फाई तो हो जाती है और कहने लगती है कि मतलब कि शादी में प्यार जरूरी नहीं होता, बल्कि माइंड का सुकून में रहना भी जरूरी होता है। यही बात है ना। तो वो उसकी तरफ देखकर कह देता है कि हाँ यही बात है। तो वो उसको शादी को लेकर बेनिफिट्स बताने लगता है कि जब इंसान शादी कर लेता है तो कोई उसका घर पर वेट करने वाली होती है, दिमाग खराब हुआ होता है काम को लेकर और घर पर आकर उसको रिलैक्स फील होता है और फिर आप साथ में बैठकर मूवी देखते हो, साथ में काफी चीजें एंजॉय करते हो। तो कहने लगते हैं कि हाँ सुनने में तो काफी मजे का लग रहा है। तो कहने लगते हैं कि मैंने भी फिगर आउट कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो तो बिल्कुल शौक में होता है कि क्या ये सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। और फिर जब थोड़ा होश में आता है तो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, यहाँ तक कि भगाकर उसे लेकर जा रहा होता है। अब एक्स्ट्रा सीन में हमें पास की लाइफ योहांग की दिखाई जाती है, जिसमें पता लगता है कि उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो भी शायद उन्होंने किसी से पैसे लिए हुए थे जिसके पैसे उन्हें वापस करने थे, पर उससे पहले उनकी डेथ हो गई। अब यही न्यूज जब उसकी मॉम ने योहांग को बताई थी तो बताया कहा था कि अब फैमिली में सिर्फ हम 2 ही रह गए हैं, तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है। और इसी तरह पैसे लेने वाली बात से सभी बच्चे इसको बुरा समझने लग गए थे और अपनी रूमर्स वगैरह फैलाई हुई थी। और ये भी एक कैट को लेकर बैठा हुआ था बारिश में। तभी वहाँ पर शॉनिंग आते हैं कैट को ढूंढते ढूंढते और इसको इस तरह बैठे देखकर फौरन से इसको पीछे की तरफ खींचते, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सुसाइड करने वाला है। अपनी कैट को तो पकड़ लेती है और पूछती है कि कैसे हो। तो वह कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो वह कहती है कि मैंने कैट का नहीं पूछा बल्कि तुम्हारा पूछो, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। तो वह कहता है कि हाँ। तो वो उसे पहचान जाती है कि तुम योहांग ना, तुम्हारे बारे में बच्चे काफी बातें करते हैं पर तुमने उनकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करना, बल्कि आगे का सोचो, तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा करना है। ये लोग तो ऐसी बातें भूल ही जाते हैं, अगर तुम अपने फ्यूचर को अच्छा कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और कहती है कि मैं तुम्हें अभी अपना अम्ब्रेला दे देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा अभी मुश्किल वक्त चल रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये कहकर उसको अम्ब्रेला तो देती है पर उसकी जिंदगी में रंग ले आई थी और उसकी लाइफ को कलरफुल बनाकर खुद अपनी कैट को लेकर वहाँ से चली जाती है। और शायद यही रीजन थी जिसकी वजह से योहांग शॉनिंग को लाइक करने लगा था और उसी से शादी भी करना चाहता था। अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर शॉनिंग अपने मॉम डैड के पास योहांग को अपने साथ लेकर आई थी और बताती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, वो भी कल। तो आप क्या मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर दे सकते। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि इतनी जल्दी, तुमने अच्छे से सोच तो लिया ना कि तुमने शादी करनी है या नहीं करनी। तो वह कहती है कि हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया है। और उसकी मॉम कहती है कि शादी तो बाकी शादियों से डिफरेंट है, पहले तुम लोगों ने एक दूसरे से प्यार नहीं किया बल्कि डायरेक्ट शादी कर रहे हो, क्या ये ठीक रहेगा। तो वह कहती है कि जी मॉम ये ठीक रहेगा। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या एक दूसरे को जानते हो। तो शॉनिंग कहती है कि मॉम आपने तो बोला था कि आप इसी से मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाना चाहती थी और इसकी बहुत सी तारीफें भी की थी, यहाँ तक कि इसकी फैमिली को लेकर भी काफी तारीफें की थी। तो अब तो ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, और वैसे भी हम हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। होयंग भी कहता है कि हाँ हम 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अब शॉनिंग अपने मॉम डैड को यकीन करवाने के लिए ये भी बोल देती है कि मेरा तो स्टार्टिंग से इस पर क्रश था, वो भी 10 साल पहले से, और जब ये मुझे ब्लाइंड डेट पर मिला तब तो मैंने सोच ही लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, इसी वजह से बस इसी से शादी कर रही हूँ। ये तो इसकी बात से इसे शौक होकर देख रहा होता है और कहने लगता है कि हाँ ऐसी ही बात है। तो उसके मॉम डैड भी उन दोनों को परमिशन दे देते हैं। अब नेक्स्ट डे शॉनिंग दिखाई जाती जो अपने काम पर आई होती है और मैनेजर जिंग के पास जाकर उनसे कहती है कि मैं आफ्टरनून में कहीं जाना चाहती हूँ 3 घंटों के लिए, क्या मैं जा सकती हूँ। तो वह कहती है कि हाँ जा सकती हूँ। तो ये भी अपना काम करने के लिए बैठ जाती और जैसे ही 3 बजते हैं तो इसका काम भी कंप्लीट हो जाता और काम पकड़ कहती है कि अब मैं
मैं जा रही हूँ, और काफी जल्दी में वहाँ से निकल जाती है। योहंग तो इसे पहले से लेने के लिए आया हुआ था। ये बैठते साथ ही पूछती है कि क्या तुम इम्पोर्टेंट चीज लेकर आए हो, तो वो दिखा देता है कि ये देखो मैं लेकर आया हूँ। तो वो अपने वाला भी उसे दिखा देती है। दोनों ही हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनसे बोला जाता है कि आप दूसरे टेबल पर जाओ, वहाँ पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। तो वो दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ वो कहती है कि आप दोनों के साथ वाली कोई पिक नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम शादी से पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे पास कोई भी पिक नहीं है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, आप पिक बनवा कर आए। अब ये दोनों ही पिक बनवाने के लिए जाने लगते हैं, और शानिंग उसे पकड़ कर लेकर जाने लगती है कि हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है। अब वो भागते हुए पिक बनवाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, बट शानिंग तो पिक बनवा ही नहीं पा रही होती। फोटोग्राफर भी कहने लगता है कि आप लोग न्यूली वेड कपल हो, अच्छे से पिक बनवाए ना, आप ठीक से स्माइल नहीं कर रही हैं। तो वो कहने लगती है कि मेरी स्माइल की इतनी बुरी है। तो योहंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फाइनली एक वो अच्छी पिक स्माइल करते हुए बनवा ही लेती है। अब दोनों ने पिक तो बनवा ली थी, बट टाइम एंड हो चुका था, इसलिए वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले पाते। अब जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, तो घर पर पहले मॉम डैड ने बहुत से रिलेटिव्स और नेबर्स को बुलाया हुआ था। वो लोग इसे कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखाओ, पर ये यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो कार में है, हम आपको नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और शानिंग की मामू से कहती है कि तुम लोग एक दफा अंदर चले जाओ। अब दोनों ही अंदर आकर बैठ जाते हैं। शानिंग कहने लगती है कि अभी तो मैंने अपने मॉम डैड से छुपा लिया, पर हमें जल्दी ही मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, इसी वीक में लेना होगा। तो तुम मुझे बता दो तुम कब फ्री होगे। तो वो कहता है कि आगे मेरी मीटिंग्स है मॉम का, ये करवाना है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास टाइम होगा। हाँ, वेडनेसडे को मैं फ्री हो सकता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं उससे पहले ही लीव ले लूंगी उस दिन के लिए, ताकि हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जल्दी चले जाएं, क्योंकि अभी मैं मॉम की खुशी को खराब नहीं करना चाहती। पहले मैंने उन्हें इतना शौक कर दिया था अपनी शादी का बताकर। वो भी इस चीज के लिए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। अब दोनों ही मॉम डैड के पास आ जाते, और जो फैमिली वाले सब आए हुए थे वो तो जा चुके थे, और योहंग जो अभी तक उन्हें आंट और अंकल कह रहा होता, तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अब हमें मॉम डैड कहकर बुलाना चाहिए। पर शानिंग कहते हैं कि नहीं मॉम, ये ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, उसका जब दिल करेगा वो बोल लेगा, अभी हमारी वेडिंग भी नहीं हुई। पर होयोंग तो उन सबको एक शौक सा दे देता है मॉम डैड बोलकर। मॉम डैड भी उसे शौक होकर देखने लगता है, और ये भी शानिंग का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो तो इस बात से खुश होकर दोनों को ही रेड एनवेलप दे देते हैं। अब शानिंग के डैड जो बैठ कर काम तो कर रहे होते हैं, पर बार बार भाई की तरफ देखी जा रहे होते हैं। यहाँ कहने लगता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो वह कहते हैं कि मैं माँ बेटी को बैठे हुए बातें करते हुए देख रहा हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ना दोनों। ये बात सुनकर योहंग भी देखने लगता है, स्माइल कर रहा होता है उन्हें इस तरह बातें करते देखकर। शानिंग के डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लड़की को किस तरह खुश किया जाता है, क्या तुम्हें मैरिड लाइफ का कुछ भी पता है। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो भी उसे टिप्स देने लग जाते हैं कि किस तरह वाइफ को खुश रखना पड़ता है। योहंग भी उनकी बातों को काफी ज्यादा गौर से सुन रहा था, और शानिंग की माँ उसे कहने लगते हैं कि लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अपने काम पर भी बहुत फोकस करके रखता है। ये बात सुनते शानिंग कहने लगती है कि आप तो उसे इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी, तो आपको कैसे पता लगा कि वो काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेता है। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, हाँ मैं क्यों उसको इतना जानती होंगी। ये कहकर बात को टाल देती। अब शानिंग जो योहंग को छोड़ने के लिए नीचे तक आती है, और उसे कहने लगती है कि बहुत सी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं, तो अभी एक चीज मैं जल्दी नहीं करना चाहती, मैं अपने मॉम डैड के घर पर रहना चाहती। तो वो कहता है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, कोई इशू नहीं है, तुम अपने मॉम डैड के घर पर रहो, उनसे बातें वगैरह करो। वो तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और जल्दी से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर रुककर उसे खड़े होकर बाय करती, और वो भी आगे से उसे बाय करता है, और आंखों के इशारे से कहता है कि अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए पहले। तो वो भी चली जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जा रही होती है उस फ्लोर की लाइट चलती जा रही होती है, और जैसे अपने फ्लोर पे पहुंचती और अपने रूम में पहुंचती है, वहाँ की भी लाइट ऑन हो जाती है। ये देखकर रिलैक्स होकर अपना वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे योहंग दिखा जाता है जो बैठ कर अपना काम कर रहा था, वैसे ही डायरी से पिक निकाल कर अपने वॉलेट में लगा लेता है, जो दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट वाली साथ की पिक होती है, और उसे देखकर काफी खुश हो रहा था। और इधर हमें मैनेजर जिंग दिखाई जाती है, जो शानिंग को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि इसमें से कोई भी एक ड्रेस पहन लो, आज हम डिनर पर जाने वाले हैं। तो वह कहती है कि मैं, तो वह कहती है कि हाँ क्या कोई मसला है। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, और मिस जिंग उसे एक खुद ही ड्रेस निकाल कर देते हुए कहती है कि तुम यही पहनना। तो वो भी जल्दी से उस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लेती है, और पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक कर लेती हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं कर लेती हूँ। ये सुनते साथ ही मिस जिंग वहाँ से चली जाती है कि तुम अपना ड्रेस चेंज करके आ जाओ। अब दोनों जब लिफ्ट से जा रही होती हैं, तो एक फ्लोर पर उनका सामना डायरेक्टर याओ और योहंग से हो जाता है। अब योहंग डायरेक्टर से कहता है कि आप अंदर जाएं, पर वह योहंग को पहले आगे भेज देता, खुद मैनेजर के साथ खड़ा हो जाता है। अब ये दोनों उनके पीछे होते थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, बट योहंग उसे मैसेज करके कहता है कि तुमने मेरे डिनर के लिए मुझे मना कर दिया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर तुम ये दूसरे डिनर पर जा रही हो। तो वह कहते हैं कि हाँ काम के बाद भी मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकती, तो इसलिए मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। अब मैनेजर और डायरेक्टर में कुछ ह्यूमर्स को लेकर बात हो रही होती है, पर मैनेजर कह रही होती है कि उन ह्यूमर्स पर यकीन नहीं करना चाहिए। योहंग को तो जैसे उस पर पहले से ही गुस्सा होता है, वो तो उसे बातों बातों में थोड़ी धमकियां वगैरह भी दे रहा था कि अभी तो तुम्हें ये काम बिल्कुल सही लगेगा, पर बाद में पता लगेगा कि ये काम ठीक नहीं है। उसकी बातों को सुनकर योहंग से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं मैंने धमकी कब दी, मैं तो बस तुम्हें एक छोटी
छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब उनका फ्लोर आ जाता है तो वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद शॉनिंग अपनी मैनेजर के पास आने का सोचती है, फिर डर कर पीछे खड़ी हो जाती है। मैनेजर कहने लगती है कि क्या मैंने योहांग को कुछ बोला था जो वो मुझे ऐसी बातें सुना कर गया है। शॉनिंग तो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। अब शॉनिंग जो मैनेजर निंग की कार के आने का वेट कर रही होती है, वहीं पर पीछे से योहांग भी आ जाता है, जो इसे खड़े हुए देखकर अपना कोट उतार के इसके ऊपर दे देता है और पूछने लगता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं। तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर उनके आने का वेट कर रही हूँ। वो कहने लगता है कि अगर तुम अभी भी नहीं जाना चाहती तो मैं उससे बात कर लेता हूँ और फिर तुम ना जाना, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो वह कहती है कि नहीं, मैं इस डिनर पर जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा लॉबी में काम करती रही, पर अब मुझे भी ऐसी चीजों को एंजॉय करना है। तो वह कहता है कि चलो ठीक है, तुम चली जाओ। उसे कहती है कि तुमने आके इतना गुस्सा क्यों किया। तो वह कहता है कि मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ फर्स्ट डिनर होने वाला था, पर उस दिन भी वही तुम्हें लेकर जा रही है। तो वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसी चीजों पर गुस्सा नहीं करते, तुम अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को थोड़ा डिफरेंट रखते हो। तो वह कहने लगता है कि मिस सिंह तो बस यही चाहती रहती है कि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाए। वैसे ही मिस सिंह के पीछे से कार आ जाती तो ये देखते साथ ही वो फौरन से उसका कोट उसे पकड़ाती और कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम उसके बारे में ऐसे ही सोचते रहो। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो मिस जिंग के साथ डिनर के लिए आ गई थी, जहाँ पर मिस्टर चैन नेम का पर्सन होता है, उसे काफी बातें कर रही होती और मिस जिंग कहने लगती है कि ये न्यू भी है। अब शॉनिंग भी एक दोस्त वाले कस्टमर के बारे में बात करने लगती है जिसने उनके बैंक से लोन लिया था और कहने लगती है कि उनका नाम भी आपके नेम जैसा था और वो किसी और के बारे में नहीं बात कर रही होती बल्कि उनके अपने ही भाई के बारे में बात कर रही होती है। वो तो ये सुनते ही गुस्सा हो जाते और जिंग भी उस पर गुस्सा करने लगती है कि हमें किसी अपने दूसरे कस्टमर की प्राइवेसी को दूसरे को नहीं बताना चाहिए, इसकी गलती की वजह से मैं आपके सामने ड्रिंक करती हूँ। ये कहते हुए मिस जिंग उसके सामने 3 बार ड्रिंक कर लेती है, जबकि ये मिस जिंग का ही प्लान था। उसने ये सब उसे याद करवाया था और कहा था कि तुमने सही टाइम पर आकर आपने डायलॉग बोलने हैं, इसी वजह से उसने ये बात कही थी। और वो भी हो जाता है कि उसने इतना लोन लिया और इनके साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए भी मान जाता है। और होयंग दिखा जाता है जो अपने एक सीनियर के पास टी पीने के लिए आया हुआ था। वो जिस तरह मोबाइल को देख रहा होता है तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी अब कोई गर्लफ्रेंड है, प्लीज आप मुझसे कुछ छुपाना मत। तो वो बता देता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको कैसे पता लगा। तो वो कहता है कि पहले तुमने कभी भी अपने मोबाइल को इतना नहीं देखा था, पर आज तुम अपने मोबाइल को देख रहे थे, तुम किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे ना। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारे पास अभी गर्लफ्रेंड है। और फिर अपने बिजनेस को लेकर बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस में कुछ परेशानी होती है और कहने लगते हैं कि चलो इन बातों को छोड़ो, अगर ये बातें करने बैठ गए तो हमसे टी भी नहीं पी जाएगी। और वापिस से कहने लगते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं आपसे किसी दिन मिलवाऊंगा भी उसे। और इधर मिस जिंग दिखाई जाती है जो वॉशरूम में होती है और साथ में उसके शॉनिंग भी होती है। वो इसी बात को लेकर बात कर रहे होते हैं और शॉनिंग कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मुझे जब पता लगा कि उसका छोटा भाई बाहर से आया और उसने किसी बैंक से लोन लिया तो मैंने भी इस मौके का फायदा उठा लिया और बोल दिया कि उसने लोन हमसे लिया है, वरना मुझे पता था कि वो कभी भी कॉन्टेक्ट के लिए ना मानता। शॉनिंग जो मिस जिंग से कह रही होती है कि आप मुझे ड्रिंक करने क्यों नहीं दे रही। तो वो कहती है कि क्या तुम सच में ड्रिंक कर लोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं ड्रिंक कर सकती हूँ, तो आप मुझे भी ड्रिंक करने देना। तो वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें भी ड्रिंक करने देती हूँ। अब ऐसे दिखाया जाता है कि उसने ड्रिंक तो इतनी नहीं की थी पर हालत उसकी ज्यादा ही खराब हो गई थी और मिस जिंग उसे संभाल रही होती है और देख रही होती है कि अभी कोई भी कैब नहीं मिल रही। वैसे ही योहांग भी वहाँ पर अपनी कार से पहुंच जाता है क्योंकि उसने उससे पहले पूछ लिया था कि वो कहाँ पर डिनर करने के लिए जा रही है। अब ये भी योहांग को देखकर कहती है कि आप यहाँ पर। तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ काम से आया था, क्या ये ड्रंक है। तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनते साथ ही कार से उतरता है और उसको बैक सीट पर बिठा लेता है और इसे भी बोलता है कि तुम फ्रंट पर बैठ जाओ। अभी उसके साथ तो जाने लगते हैं पर जाते जाते भी योहांग उसे यही कह रहा होता है कि तुम्हें जूनियर को इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करवानी चाहिए। तो वह कहती है कि उसे ड्रिंक खुद किया, मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला था। तो वह कहता है कि इसका मतलब र्यूमर सच है ना। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही शॉनिंग पीछे से बोलने लग जाती है कि मैं जिसे इतने सालों से जानती थी उसे मैं अच्छे से नहीं जानती थी, पर जिसे मैं कुछ टाइम पहले मिली उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जिंग कहने लगती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो वह कहती है कि मैं बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ। अब बॉयफ्रेंड का सुनते ही योहांग को हो जाता है कि ये मेरी बात कर रही थी, पर पहले तो उसने जिंग को उसके घर पर छोड़ दिया था और शॉनिंग को उसके घर तक ले आया था। उसे पहले कार से निकालता और फिर उसका बैग पकड़ता है, बट उसके घर की जो केस होती है वो तो कार में ही रह गई थी जो नीचे गिरी होती है बैग के साथ। वो तो वो नोट नहीं करता पर शॉनिंग को ऊपर ले आता और उसका बैग चेक करने लगता है, बट उसे वहाँ पर कीज नहीं मिलती और ये भी उसे बस संभाल ही रहा होता है। वैसे उसके मॉम डैड को कॉल करता है क्योंकि डोर नॉक करने पर भी कोई भी डोर ओपन करने के लिए नहीं आता। तो वो पूछता है कि आप लोग कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि हम तो इसके अंकल के घर पर आए हुए हैं, तो सुबह में वापस आएंगे। क्यों क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैं शॉनिंग को छोड़ने के लिए आया था बट उसने कीज कहीं खो दिया। तो वह कहती है कि तुम इसे अपने घर पर ले जाओ ना, वैसे भी तुम लोग मैरिड हो। तो ये भी उन्हें ओके बोल देते। तो वो भी आगे से कहती है कि सुबह होते ही जैसे ही मैं आऊंगी वैसे इसका लगेज वगैरह तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगी। अब ये बात सुनने के बाद वो शॉनिंग को अपने साथ अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर शॉनिंग तो इसे आगे कर लेती और फिर इसे टच भी करने लगती है, जो वो काफी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि वो अभी इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो वो पूछने लगती है कि हम कहाँ पर है। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर पर हो, बल्कि हमारे घर पर हो। कहती है कि हमारे घर पर, और फिर उसे सोफे पर लिटा देता है। तो वो वापस
उठकर अपने शूज उतारने लगती तो ये उसको अपनी मॉम के स्लीपर्स देने लगता है, बट वो तो लेट जाती और उसे कहने लगता है कि तुम्हें किसी के कहने पर इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम अभी छोटी। तो वह कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, बल्कि मेरी तो शादी होने वाली है। ये बात कहने के बाद उसकी टाई पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अब ये भी उसके क्लोज आने की वजह से काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। ये भी सबसे पहले उसके ग्लासेस उतारती और कहने लगती है कि तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं, तुम एक परफेक्ट इंसान हो जैसा मुझे चाहिए था। फिर उसके नोज की तारीफ करती और लिप्स की तारीफ करती है और यही करते हुए सो गई थी। अब ये भी इसको सोए हुए देखकर इसके पास से जाने लगता है, बट वो गर्मी गर्मी कहकर अपने कपड़े उतारने वाली होती तो ये फौरन से उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है और फिर अपना भी बेड सेट कर लेता और जैसे ही सोने लगता है वैसे इसके फ्रेंड का मैसेज आता है जो बताता है कि मुझे अब्रॉड से आंट के लिए मेरे से मिल गई है जो इतनी चीप तो नहीं है, क्या तुम सच में वो लेना चाहते? तो वह कहता है कि हाँ मुझे लेनी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह में उठता और शाओनिंग के रूम में जाता है, उसके भी साइड टेबल में पानी रख देता और अच्छे से ऊपर ब्लैंकेट देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद शाओनिंग को तब होश आती है जब उसका अलार्म बोलता है। वो जब अलार्म को बंद करती है बट रियलाइज करती है कि वो तो अपने घर पर है ही नहीं, वो तो किसी और के घर पर है। तो पूरे रूम को देखने लगते हैं जहाँ पर उसकी चीजें आई हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह में ही उसकी मॉम ने उसका सूटकेस वगैरह भिजवा दिया था। अब बाहर आती है तो इसके लिए खाना भी बना हुआ था, साथ में लेटर भी पड़ा होता है जो यूहंग उसके लिए रख कर गया था और बताता है कि तुम्हारी चीजें तुम्हारी मॉम ने भिजवा दी थी और ये खाना भी उन्हीं की तरफ से आया हुआ है जो बॉक्सेस आए हुए हैं और तुमने पंजाबा वगैरह खुद ही अपना चेंज कर लिया था, किसी ने भी तुम्हें चेंज नहीं करवाया और ये खाना मैं तुम्हारे लिए बना कर गया हूँ और ये मेरा है, मतलब हमारा घर है। और लास्ट में अपना नेम यूहंग भी लिख देता है। अब ये तो हमारे घर के नाम से खुश हो रही होती और ऑफिस में दिखाया जाता है कि जो मैनेजर एग्जीक्यूटिव ऑफिस में बैठता था उसे फायर कर दिया गया है। वो तो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरा मैनेजर जाओ उसके ऑफिस को देखने लगता है तो पीछे से जिंग कहने लगती है कि इतनी भी जल्दबाजी मत करो। ये सुनते साथ ही वो अपनी जगह पर चला जाता है और जब शाओनिंग आती है तो वो पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो बताती है कि जो जाओ काई के लिए सब कुछ काम कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि हमारा ये मैनेजर ही था, इसलिए इन्हें फायर कर दिया गया। अब इसकी जगह पर कोई और आएगा, वो पता नहीं है कि अब कौन आने वाला है, क्या पता हमारे मैनेजर्स में से ही किसी को बना दिया जाए। अब ये भी ये बात सुनने के बाद जैसे ही बात जाती तो इसको अपनी फ्रेंड मिल जाती है जो लॉबी में काम करती होती तो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो बताती है कि मैं कुछ फाइल वगैरह सबमिट करवाने के लिए यहाँ पर आई थी। तो वह कहती है कि हम चलो खाने के लिए चलते ना, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तो कहती है कि चलो कैफे में चलते। तो वह कहती है कि वाह तुम्हें बड़े पैसे बचाने आ रहे हैं। और फिर उसको अपने साथ कैफे में ले आई थी। दोनों बातें करते हुए किसी से टकरा जाती और शाओनिंग किसी और से टकराई नहीं थी बल्कि वो तो यूहंग से टकराई थी। जैसे ही वो सॉरी बोलने वाली होती है पर अपना सॉरी अंदर ही रख लेती है और वो भी इसको आगे से इट्स ओके कह देता है। अब ये भी अपना खाना लेने लगती है और वो भी अपना खाना ले रहा होता है, बट जब पे करने की बारी आती है तो इसको अपना कार्ड ही नहीं मिला था। ये देखकर शाओनिंग ही उसकी जगह पर पे कर देती है और वो भी उसे देखने लगता है तो वो आंखों से उसे कह देती है कि कोई इशू नहीं। तो वो भी अपना खाना लेकर वहाँ से चला जाता और ये भी अपनी फ्रेंड की जगह पर और अपनी पेमेंट कर देती है। अब जहाँ पर उसकी फ्रेंड जिस टेबल पर उसे लेकर आती है वहीं पर साइड में होयंग भी बैठा हुआ था। अब उसे देखकर हो जाती है कि क्या मुझे भी यहीं पर बैठना पड़ेगा, पर फ्रेंड के कहने की वजह से वहीं पर बैठ जाती है। और एक्स्ट्रा सीन में ये दिखाया जाता है कि होयंग शाओनिंग के मॉम डैड से मिलता उनके सामने अपनी हर एक चीज रख देता है कि ना तो मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही कोई और रिकॉर्ड है, आप हर चीज चेक कर सकते हैं और मैं कितना कमाता हूँ ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब वो तो कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बता देता है कि मैंने शाओनिंग को प्रपोज किया और अभी तक उसने इस बात का आंसर नहीं दिया। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम शाओनिंग से शादी क्यों करना चाहते हो। तो वो बता देता है कि शाओनिंग ने मेरी उस टाइम पर हेल्प की थी जब मेरे पास कोई होप नहीं थी और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, यहाँ तक कि उसकी दी अम्ब्रेला भी दिखाने लगता है कि उसने उस टाइम पर मुझे ये अम्ब्रेला दिया था। वो तो अम्ब्रेला को देखते फौरन से पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे यूनिट की अम्ब्रेला है ना। तो कहते हैं कि बस इसी वजह से तुम शाओनिंग से शादी करना चाहते। तो वो कहता है कि हाँ, पर वो कहते हैं कि हम इस चीज में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। शाओनिंग पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें हाँ कहेगी या नहीं कहेगी। अगर वो तुम्हें ना कर देती है तो हमारी तरफ से भी तुम्हारी ना है, क्योंकि हम अपनी बेटी पर ये फैसला छोड़ रहे हैं। तो होयंग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और देखो फिर भी इनकी शादी तो हो ही गई। अब आप इसे प्रेजेंट में आ जाते हैं। होयंग के सामने जो उसका फ्रेंड बैठा हुआ था वो उसकी गर्दन पर निशान देकर कहने लगता है कि ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसे, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनते ही शाओनिंग तो देखने लग जाती है और उसे पता लग जाता है कि ये तो उसने रात में किया होगा। तब वो सोच रही होती है कि वो इस बात का अंश क्या देगा। तो वो बोल देता है कि मेरे घर पर बिल्ली है, उसी ने मुझे मारा है। ये बात कहने के बाद शाओनिंग की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि शाओनिंग ही उसकी वो बिल्ली थी जिसने उसको मारा था। तो वो भी आगे से स्माइल करने लगती है और ये भी स्माइल कर रहा होता है। अब दोनों ही साथ में ग्रोसरी करने के लिए आ जाते हैं, घर की कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आते हैं। जिस कलर की वो चीजें ले रही होती है उसी कलर के पीछे से यूहंग भी पीछे से ले रहा होता है और बस उसके पीछे पीछे ट्रॉली लेकर चल रहा था। जब आगे चॉपस्टिक लेने की बात आती तो वो पूछती है कि कौन सी वाली चॉपस्टिक लूं। तो वो एक चॉपस्टिक के बारे में बताने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होती है और भी उसकी काफी बातें बता रहा था। अब वही वाली चॉपस्टिक वो ले लेती है। अब इस बात की बात सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि ये बस प्रोफेशनली है, पर इसमें तो ह्यूमन भी पाया जाता है। दोनों सेम कप्स भी लेकर आ गए थे, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल वाला और गुड मॉर्निंग हैंडसम वाला। यहाँ तक
की ऑफिस भी शॉनिंग युहांग के साथ जारी होती है, बट कहती है कि आगे इस जगह पर जाकर मुझे ऑफिस के पास उतार देना। तो वो कहता है कि क्यों? तो वो कहती है कि अभी मैं किसी को भी हमारी मैरिज के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर तक नहीं जा सकती। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती? तो वो कहती है कि ये सब अचानक से हुआ है, तो मुझे अभी सोचने दो कि उन्हें क्या बोलना और किस तरह बताना है, तो क्या मुझे टाइम मिल सकता है? तो वो कहता है कि ओके कोई बात नहीं। और भी थोड़ा आगे जाकर उसे उतार देता है और ये भी ऑफिस पहुंच जाती है, पर सभी लोगों को इस तरह खड़े हुए देखकर उनसे जाकर पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो बताते हैं कि आज सिलेक्शन होने वाली है कि कौन सीनियर मैनेजर बनेगा। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर 2 ही तो है मैनेजर, उनमें से कोई भी बन जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं, ना तो मिस्टर जाओ है और ना ही मिस जिंग है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। अब पता नहीं वो तीसरा इंसान कौन होगा। वैसे शिंग नेम का पर्सन आ जाता है जो इसी खुशी में सभी लोगों को खिला रहा होता है, क्योंकि उसे यही होता है कि वही सीनियर मैनेजर बनने वाला है, क्योंकि उस जैसा तो कोई भी नहीं। पर जिंग तो बस खड़े होकर देख रही होती है कि यहाँ पर अब क्या होगा। वैसे ही डायरेक्टर आ जाते हैं बताने के लिए कौन बनने वाला है। वो कहता है कि मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई भी मेरे लेवल का नहीं हो, तो मैं ही बनने वाला हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो यंग लोगों की बातें हैं। वैसे ही वो इशारा करे कि किसी को अंदर से बुलाता, और वो अंदर से आने वाला कोई और नहीं होता बल्कि युहांग होता है। युहांग को देखते साथ ही शॉनिंग तो शौक हो जाते है कि ये कहाँ से आ गया, क्या ये हमारा लीडर बनने वाला है। अब बस उसके बनने के बाद हर जगह पर उसी को लेकर बातें चल रही होती हैं। सभी एम्प्लॉयज वगैरह तो खुश नहीं होते, और जाओ कहाँ ही खुश हो सकता था, क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि वो बन सकता है, शिंग ने सोचा हुआ था कि वो बन सकता है। पर फिर एक कहने लगता है कि वैसे वो हैंडसम तो है, तो दूसरी लड़की कहती है कि हाँ वो काफी हैंडसम है। तो लड़की कहने लगते हैं कि ये तो लड़कियों को फायदा हुआ ना, लड़कियों का नाम लेकर शॉनिंग कह देते हैं। शॉनिंग कहने लगते हैं कि हाँ। वैसे ही जिंग उठकर कहने लगते हैं कि अब किसी भी बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, सब अपना दिल लगाकर काम करेंगे, जो बन गया वो बन गया, बस अब तुम लोगों को अपना काम करना है। ये सुनते सब लोग अपना काम करने लगते हैं, और शॉनिंग भी युहांग का मैसेज करती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती, क्या तुम आ सकते हो? तो वो भी आगे से उसे रिप्लाई करने वाला होता है, वैसे उसे कॉल आ जाती, इस वजह से उसे अब एक जगह पर जाना होता है। तो उसे मैसेज कर देता है कि सॉरी मैं नहीं बात कर सकता, अभी मैं काफी बिजी हूँ। तो कहने लगती है कि बिजी कहाँ है? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आने के बाद मैनेजर बनने में बिजी है। इसी वजह से गुस्से में बैठकर खाना खा रही होती है, और पास की 2 लड़कियां यही बात कर रही होती है कि दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ गया है, और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और सुना है कि वो सिंगल भी है। पर शॉनिंग को तो इन बातों से भी जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो अपनी मैनेजर की बातों को सुनने लगती है जो मैरिज और लव अफेयर को लेकर बात कर रही होती है। युहांग जो फ्री होने के बाद अपनी कार की तरफ जब जा रहा होता है, तो शॉनिंग को मैसेज करता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी सुबह में, क्या हम घर पर बात कर सकते हैं? तो वो भी आगे से रिप्लाई कर देती है कि आज मैं अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही हूँ डिनर करने के लिए। और शॉनिंग जो अपनी मॉम के साथ वेजिटेबल्स वगैरह बाय कर रही होती है, और उसके मॉम भी उसे बैंगन दोनों में डिफरेंस बता रही होती है। अब वो तो सुन रही होती है, पर उसके डैड पीछे से मजाक करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें पता ना तुम्हारी बेटी को कुकिंग नहीं आती, तो वो उसे खाना बना कर खिला दिया करेगा। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो आपको बताया नहीं कि उसे कुकिंग आती है, तो आपको ये बात कैसे पता लगी कि उसे कुकिंग आती है? तो वो कहने लगते हैं कि वैसे ही लड़कों को कुकिंग आती होती, तो मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। ये बात कहकर इस बात को भी वो टाल देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही युहांग के बारे में काफी कुछ जानते थे, पर ये बात वो शॉनिंग को नहीं बताना चाहते थे, और शॉनिंग भी उनकी बातों में हर बार आ जाती थी। अब जैसे मॉम डैड के साथ वो घर पर आती है, तो खाने की खुशबू घर से आ रही होती है, और पता लगता है कि वो खाना कोई और नहीं बना रहा था बल्कि युहांग बना रहा होता है, और कहने लगता है कि बस इसी चीज की कमी रह गई थी। ये कहकर शॉनिंग के पास से चीजें ले लेता है। उसके मॉम डैड भी कहने लगते हैं कि शॉनिंग की ये चीज फेवरेट है। वो तो जल्दी से उसके पीछे किचन में पहुंच जाते हो, कहने लगती है कि जब कोई घर पर ही नहीं था, तो तुम डोर ओपन करके घर पर कैसे आ गए? अब उसके मॉम डैड देख रहे होते हैं कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है, कि इन दोनों में लड़ाई हुई है। उसकी मॉम तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही होती है, जबकि उसके डैड कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें बच्चों की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, उनका जो भी मसला है वो खुद ही हल कर लेंगे, तुम्हें उनके अफेयर में नहीं डलना चाहिए। अब सब खाने के लिए बैठ जाते, और यहाँ पर भी शॉनिंग युहांग का दिया हुआ खाना नहीं खा रही होती, तो युहांग भी उसे मैसेज करने लग जाता और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो वह कहती है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसकी मॉम भी इन लोगों से तंग आकर पूछ ही लेती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है? तो शॉनिंग कहती है कि नहीं मॉम कुछ भी नहीं हुआ, पर उसकी मॉम को पता होता है कि इन दोनों में कुछ न कुछ तो हुआ है जो ये बताना नहीं चाहते। युहांग पहले तो कुछ नहीं बोलता, और फिर अपनी जॉब की न्यू ऑफर के बारे में बताने लगता है, तो ये जलने का नाटक करने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तो काफी टाइम से खाना आया हुआ है, तो तुम्हारा हाथ कैसे जल सकता है? युहांग जो तुम बात कर रहे थे वो अपनी बात को कंटिन्यू करो। तो ये भी अपने डैड को बुला लेती है, और डैड को याद करवाती है कि आपने कहीं जाना था। तो उसके डैड वहाँ से जाने तो लगते हैं, अपनी बेटी की बात को समझ जाते हैं, और साथ में उसकी मॉम को भी लेकर जा रहे होते हैं। शॉनिंग का डैड जो उसकी मॉम को वहाँ से बाहर ले जाते हैं, और बाहर आकर डोर क्लोज भी कर देते हैं, और फिर कान लगाकर सुन रहे होते। तो वो कहने लगती है कि हम तो किसी के घर पर नहीं जा रहे थे उनके डॉग को देखने के लिए। तो वो कहता है कि डॉग को कौन देखेगा, पहले तो यहाँ की मैं बातें सुनूंगा। ये देखकर कहने लगती है कि आप ना उसके डैड नहीं लग रहे हैं, जिस तरह कान लगाकर बातें सुन रहे हैं, चले साइड पर हटे, मुझे बातें सुनने दे। ये कहकर उनकी खुद बातें सुनने लग जाती। और युहांग जो उससे पूछा होता है तो कि तुम मुझे बता, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? तो वही बात वो बोल देती है जो लोग हयोंग को लेकर बात कर रहे थे, कि ये दो डिपार्टमेंट्स को जोड़ने के लिए आया और इसको एक्सपेंड करने के लिए आया है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, और इसमें गलत क्या है? तो वह कहती है कि तुम
तुम जानबूझकर यहाँ पर आए हो ना, और देखो हमारे रिलेशन लोगों के सामने आ गया तो या तो तुम्हें निकाला जाएगा या मुझे निकाला जाएगा, पर इजी उनके लिए यही होगा कि मुझे निकाल दे, क्योंकि अभी मैं फुल टाइम वर्कर नहीं बनी हूँ, जबकि तुम तो परमानेंट वाले वर्कर हो ना, तो वो मुझे ही निकाल देंगे और मेरी जॉब चली जाएगी। जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वैसे भी हमारे इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो ही जाना है। ये सुनकर तो योहंग वैसे ही हो जाता है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, किस तरह का हमारा रिलेशनशिप है। तो वह कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। वो तो ये बात समझ ही नहीं पा रहा होता है कि इसने हमारी रिलेशनशिप को समझा क्या हुआ है, पर वो उसे कहने लगता है कि तुम रिलेशनशिप के बारे में सोचना बंद करो और जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर वो तो खाने लग जाती और वैसे ही मछली का कांटा उसके गले में फंस जाता है, तो बोल भी नहीं पा रही होती, बस खांसी करके निकालने की कोशिश कर रही होती है। अब ये भी पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, और इसकी मॉम भी परेशान हो जाती उसकी आवाज सुनते ही, तो जल्दी से उसके डैड को डोर ओपन करने को बोलती है। वो की से डोर ओपन करते और दोनों अंदर आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो योहंग कहता है कि शायद मछली का कांटा इसके गले में फंस गया, तो उसके डैड देसी टोटका लाने लगते हैं। तो वो कहता है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, क्या पता ज्यादा मसला सीरियस ना हो जाए, तो मैं अभी इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल लेकर तो आ गया था, पर नर्स जिस मशीन को साफ वगैरह करी होती उस चीज को देखकर इसकी भी हालत खराब हो रही होती है, साथ में योहंग की भी हो रही होती है। वो कहने लगता है कि क्या इसका यूज होना जरूरी है, तो वो कहती है कि हाँ इसी का तो यूज होगा, फिर ही तो पता लगेगा कि कांटा कहाँ पर है। साथ वाले कमरे से भी चीखों की आवाजें आ रही होती है, तो वो सुनकर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, और यहाँ शॉनिंग भी परेशान होती है। तो वो कहने लगती है कि नहीं वो साथ वाला पेशेंट किसी और चीज के लिए आया हुआ है, तो वो चीखी मारे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहली फैमिली मेंबर देखा है जो पेशेंट से ज्यादा परेशान हो रहा है। और सच में योहंग उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब ऐसे डॉक्टर भी फ्री हो जाता है, वो शॉनिंग को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। शॉनिंग डर तो रही होती है, पर फिर भी हिम्मत करके चली जाती है। अब जैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसकी चीखें भी सुनने वाली होती है, हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी। अब कांटा भी निकाल कर वो लोग बाहर रख देते हैं, पर इसकी आंखों से आंसू अभी भी आई जा रहे, तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं होता, अब अपना रोना बंद करो। तो वो कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, ये खुद ब खुद हो रहा है। तो नर्स कहती है कि हाँ ऐसा होता है, आपके हस्बैंड तो आपके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। अब हस्बैंड सुनते ही वो तो चुप से हो जाती और योहंग उसकी तरफ देखने लग जाता है, तो वो कहती है कि चलो घर चलते हैं। उसकी कार में आकर बैठ जाती, वो भी इसके लिए पानी लेकर आता है, कहता है कि पहले तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। अब ये भी पानी पीने लगती है, तो वो उसे कहने लगता है कि आने वाली बात को मुझे तुम्हें क्लियर कर देना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मुझे प्रेसिडेंट ने भेजा है, उन्होंने मुझे ये काम करने को बोला है, जबकि ये इम्पॉसिबल काम है, मुझे पता भी है, बट मेरे लिए काम करना जरूरी है। तो वो कहती है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम ये काम कर रहे हो। तो वो पहली रीजन ये बताता है कि वो टीचर बहुत ही अच्छे हैं, जब मैं अब्रॉड में पढ़ रहा था तो उन्होंने स्कॉलरशिप में मेरी हेल्प की और भी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प की है, मैं जितना उनके लिए कर सकूं उतना कम है। और दूसरी रीजन मेरी मॉम जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो कहती है कि आंटी को क्या मसला है। तो वो बताता है कि उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका खर्चा बहुत ही ज्यादा आ रहा है, और अगर मैं ये काम उनका कहा हुआ कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगी, जिससे मैं अपनी मॉम का खर्चा बहुत अच्छे से उठा पाऊंगा, और जो उनकी अब्रॉड से मेडिसिन आ रही है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है। अब ये दोनों बातें सुनने के बाद तो शॉनिंग भी परेशान सी हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी दोनों रीजन तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं इसको ठंडे दिमाग से सोचा चाहती। तो वह कहता है कि सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाना, और जो चीज तुम रिलेशनशिप को लेकर सोची हो ना, अगर कुछ होता है तो मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो, हम दोनों इस चीज का सामना करेंगे। पर अब उसे सोचने के लिए टाइम मांग लिया था, इसलिए वो भी इससे आंस नहीं मांगता। और योहंग बैठ कर जब काम कर रहा होता है वैसे ही उसे टीचर की कॉल आ जाती है, मतलब कि प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है। प्रेसिडेंट कहने लगते हैं कि तुमने इस बारे में क्या सोचा। तो कहने लगता है कि हाँ मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, पर मैं आपका ये वाला काम नहीं कर सकता, बाकी आप मुझे जो भी काम बोलेंगे मैं वो काम करने के लिए हाजिर हूँगा। और ये सारी बात शॉनिंग बाहर से सुन रही होती, क्योंकि वो शायद पानी पीने के लिए बाहर आई थी, और उसकी ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद अपने रूम में चली जाती है, वापिस से सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो सुबह में सोचकर उसे कहती है कि तुम इस काम को कर सकते हो, चाहे ये काम इम्पॉसिबल लग रहा है, पर तुम अगर रिस्क लेना चाहते तो कोई इशू नहीं है, बट उससे पहले एक एग्रीमेंट पेपर साइन करना होगा, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे और न ही किसी को शक होगा, अगर जो भी क्लोज आएगा वो हार जाएगा और वो खुद ब खुद ही कंपनी को छोड़ जाएगा। जैसे हमारी बात सबके सामने आ जाएगी तो वो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। अब जब ये एग्रीमेंट पेपर बनाती है तो उसके अंदर कुछ शर्तें वगैरह लिखती है कि तुम मुझे काम कंप्लीट होने के बाद 10 मिलियन दोगे और दिल लगाकर मेहनत कर काम करोगे, इस तरह की बातें लिख रही थी। तो ये भी अपने एग्रीमेंट पेपर में लिख लेता है कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डबल अमाउंट में प्रॉफिट बनाएगा। तो ये भी उसकी बात सुनकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। तो वह कहता है कि तुमने भी जो बातें लिखी है वो भी तो इम्पॉसिबल है ना, अगर मैं वो कर सकता हूँ तो ये भी तुम कर सकती हो, और जिस चीज में मैं हूँगा वो काम कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो उसकी ये बात सुनने के बाद ये भी कहती है कि ठीक है मैं अपने एग्रीमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, मैं 10 मिलियन की बजाय तुमसे 50 मिलियन लूंगी। तो वो भी ये अमाउंट सुनकर उसकी तरफ देखने लग जाता है, कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, फेयर तरीके से चलना चाहिए ना। अब अपनी लिपस्टिक को थंब पर लगाकर स्टैंप लगा देती है और वो भी सेम इसी तरह करता है। अब दोनों एक दूसरे के एग्रीमेंट पर भी लगा देते हैं और दोनों एक दूसरे से हैंडशेक भी करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ने काम पर जाना होता है, दोनों ही काम के लिए जा रहे होते हैं, बट होयंग जो पहले निकलता है वो बगैर देखे कार्ड उठा लेता है। वो ये नहीं देखता कि उसने किसका कार्ड उठा लिया, और उसके बाद जब ये भी जाती है तो ये भी बगैर देखे कार्ड उठा कर ले जाती है। अब जैसी कंपनी
कंपनी आती है तो सबसे पहले मीटिंग होती है जहाँ पर प्रेसिडेंट खुद योहंग का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि आप लोगों ने इसकी हेल्प करनी, आखिर आप लोग सीनियर हो, काफी टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो चीजों का ज्यादा पता होगा। तो वो भी बड़ी खुश होकर हाँ कर देते हैं। और वैसे ही मिस्टर सिंह भी आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि इतनी जल्दी मीटिंग, और वैसे ही प्रेसिडेंट को देखकर कहते हैं कि आप, और उन्हें हेलो करने के बाद अपनी जगह पर चले जाते हैं। प्रेसिडेंट को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ये मीटिंग के टाइम से लेट क्यों आया है। और शॉनिंग जो अपना कार्ड जैसे ही कार्ड से बाहर निकालती है तो उस पर तस्वीर देखकर तो डर जाती है, फौरन से पिक के ऊपर हाथ रखती है और वापिस से कार्ड अंदर कर लेती है। अब प्रेसिडेंट तो चले जाते हैं। प्रेसिडेंट के जाते साथ ही जाओ तो पहले ही बैठ जाता है। वो तो योहंग के कहने का वेट भी नहीं करता। सभी लोग जाओ की तरफ देखने लग जाते हैं पर जाओ तो ऊपर की तरफ भी नहीं देखता। तो योहंग भी कहता है कि आप लोग भी बैठ जाओ। वो लोग भी बैठ जाते हैं। अब योहंग अपना इंट्रोडक्शन उन्हें करवाता है और उन लोगों से भी बोलता है कि आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। वो जाओ के वेट में होता है कि जाओ की तरफ से बात स्टार्ट होगी, बट जाओ तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, उससे पहले जिंग को करवाना पड़ जाता है। वो बताती है कि वो यहाँ पर 7 सालों से काम कर रही है और फिर जाओ को भी इशारा करके बुलाती है तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवा देता है। एक एक करके सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं और सबका एक्सपीरियंस 3 सालों से ऊपर ही होता है। लास्ट में शॉनिंग की भी बारी आ जाती है जो बताती है कि मेरी अभी परमानेंट जॉब नहीं और मेरा नेम शॉनिंग है। अब ये बात सुनकर योहंग कहने लगता है कि यहाँ पर शॉनिंग के अलावा सभी लोगों के पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब आप लोग मेरे सीनियर्स हुए और हम सब कोलीग्स हैं और कोलीग्स बनकर ही काम करेंगे। आज हमें साथ में डिनर करना चाहिए। जाओ तो साफ मुंह पर मना कर देता है कि मुझे काम है तो मैं डिनर नहीं कर सकता और मुझे लोगों से भी मिलने जाना होता है, जैसे ही मेरी जॉब खत्म होती है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। इसी तरह बाकी लोग भी एक एक करके मना करने लगते हैं। तो योहंग भी ज्यादा लोगों से कोई बात नहीं करता, कहता है कि चलो कोई बात नहीं। ये कहकर मीटिंग एंड करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस जिंग जो जाओ को गुस्से से देख रही होती है पर जाओ को इस चीज से जरा फर्क नहीं पड़ता और योहंग जो बैठकर अपना काम कर रहा होता है तो फिर सोचता है कि मुझे बाहर भी देखना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। विंडो ओपन करके देखने लगता है कि कौन क्या कर रहा है। अब सभी लोगों को देखने के बाद उसकी नजर शॉनिंग पर जाती है और जैसे ही शॉनिंग इसकी तरफ देखते तो जल्दी से कार्ड दिखाती है तो वो भी अपना कार्ड देखने लगता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि मेरे पास शॉनिंग का कार्ड आ गया और उसके पास मेरा कार्ड चला गया है। ये देखने के बाद वापस से शॉनिंग को देखने के लिए जाता है बट उसके सामने ही अपने कर्टन्स को नीचे कर देता है। अब ब्रेक टाइम हो जाता है तो शॉनिंग अपनी फ्रेंड वे के साथ बैठकर खा रही होती है और वे भी इसकी मैरिज लाइफ को लेकर बात कर रही होती है और कहने लगती है कि तुमने शादी की योहंग। जैसे योहंग का नेम लेती है तो वो फौरन से चुप करवाती है कि अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा और उसे पता लग जाएगा, तुम्हें सोच समझ कर नाम लेना चाहिए। तो वो उसकी मैरिज लाइफ को लेकर कुछ क्वेश्चन वगैरह करी होती तो वो कहने लगती है कि जैसा तुम सोच हो ना, अभी हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहती है कि क्या वो इन चीजों में अच्छा नहीं है। तो कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। टाइम में पीछे से योहंग भी आ जाता है जिसको देखते ही वे तो बिल्कुल चुप से हो गई थी। वो तो जल्दी से अपने नूडल खा रही होती है और होयंग शॉनिंग से कहता है कि बस यही खा रही हो ब्रेक में। तो वो कहती है कि हाँ इससे पेट भर जाएगा, पर वो तो असल में कार्ड पकड़ाने के लिए आया था और ये भी उसका इशारा समझ जाती तो नीचे से उसका कार्ड उसे वापस कर देती और अपने वाला कार्ड उसे ले लेती है। तो ये भी कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम लोगों को खाते हुए तंग नहीं करता। ये कहकर कॉफी उसके सामने रखता कहता है कि गरम गरम ही पी लेना। ये कहकर उनके पास से चला जाता और ये भी खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि चलो ठीक है मैंने खा लिया, मेरा पैक करके ले आना और मैं जा रही हूँ वापस काम के लिए। अपनी कॉफी पकड़ कर वहाँ से जाने लगती है पर वैसे वहाँ से स्लिप होने लगती है। योहंग ने तो उसे स्लिप होते हुए देख लिया था और वो भी मुड़कर योहंग की तरफ देखती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। योहंग भी उसे इस तरह देखकर स्माइल करने लगता है और इधर जाओ दिखा जाता है जो देखने लगता है कि टाइम तो काफी हो चुका है तो मैनेजर जिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। वैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो वो सब लोगों को बताती है कि मीटिंग होने वाली है। तो वो कहता है कि आज मीटिंग क्यों हो रही है। तो वो कहती है कि मुझसे ना पूछो, अगर तुम पूछना चाहते हो तो मिस्टर योहंग से जाकर पूछ लो, वो तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफेक्ट आंसर देंगे। और कोई भी मीटिंग से लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें लेट होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुद भी मीटिंग में जल्दी जाती और बाकी सब भी एक एक करके मीटिंग में आ जाते हैं। शॉनिंग भी लास्ट में आकर बैठ गई थी पर अभी तक ना तो जाओ आया था और ना बाकी जो भी लड़के थे वो आए थे, बस लड़कियां ही आई हुई थी क्योंकि सभी लड़के उसे चिढ़ते थे। ये देखकर तो जिंग को भी गुस्सा आ रहा होता और योहंग को भी आ रहा होता पर फिर भी बैठकर उनका वेट कर रहा था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।